Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 51 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title is Liability of Abettor when one act abated and a different act done. यानी कि अबेटर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को उकसाता है किसी अपराध को करने के लिए। तो उकसाने वाला व्यक्ति कुछ कहे, लेकिन जो व्यक्ति जिसके द्वारा वो एक्ट किया जा रहा है, जिसके द्वारा कोई ऑफेंस किया जा रहा है, उसके द्वारा कोई और एक्ट हो जाए, कोई और ऑफेंस हो जाए, तो ऐसे में क्या लायबिलिटी बनती है अबेटर की? वही लायबिलिटी बनती है जो एक्ट हो गया है, जो ऑफेंस हो गया है, उसी के लिए अबेटर डायरेक्टली लायबल होगा। सेक्शन 50 की बात कर ले। सेक्शन 50 को अगर रिकॉल करें, क्योंकि लिंक्ड है, तो सेक्शन 50 कह रहा था कि जो इंटेंशन अबेटर की थी, अबेटर को उसके इंटेंशन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन सेक्शन 51 कहता है कि अबेटर को उस जो एक्ट हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, वो जो भी एक्ट है उसका रेपिकेशन जो भी है, जो भी उसका व्हाट कैन वी से कॉन्सिक्वेंस, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस आएंगे, उसके लिए अबेटर डायरेक्टली लायबल होगा। सो टाइटल से हमें ये समझ में आता है कि अबेटर ने कुछ बोला था लेकिन एक्ट कुछ और हो गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अबेटर ने बोला था हर्ट के लिए, लेकिन किसको बोला था? बी को बोला था। अब बी जब सी को मारने जाता है तो गर्मी में हर्ट ना होके मर्डर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्योंकि बी और सी में गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि मर्डर हो गया, तो मर्डर के लिए ए जो कि अबेटर है लायबल होगा इंस्टेड ऑफ हर्ट। तो अबेटर इस चीज का बेनिफिट नहीं ले सकता कि मैंने तो सिर्फ हर्ट के लिए बोला था। सिचुएशन ऐसी बिल्डअप हो गई कि बी ने सी का मर्डर कर दिया, और ये सब हुआ उसके अकॉर्डिंग था, जैसा इन्हें डिसाइड किया था। उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के दौरान सिचुएशन ऐसी बिल्डअप हो गई कि बी के द्वारा सी का मर्डर हो गया। तो इसका डायरेक्टली प्रभाव जो है ए पे पड़ेगा, और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ए इसको डिनाई नहीं करेगा, मतलब डिनाई नहीं कर पाएगा, उसके पास ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये एडवांटेज उसे नहीं दिया जाएगा। तो जो भी एक्ट हुआ हो उसका उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ए पे जाता है। दिस इज व्हाट सेक्शन 51 इज सेइंग। अब इसको लैंग्वेज वाइज समझते हैं। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड, कि कोई एक्ट अबेट किया गया हो, किसी एक चीज के लिए किसी व्यक्ति को उकसाया गया हो, एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, लेकिन हो कुछ और जाता है। द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन। तो अबेटर जो है, जो एक्ट हुआ है उसके लिए लायबल होगा इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड हिट। ठीक उसी प्रकार जैसा मान लो कि उसने यही चाहा था, अबेटर ने यही चाहा था, अबेटर यही चाहता था, और वही हुआ, और उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट अबेटर को मिलेगी। सो दिस वाज इट्स डेफिनेशन, इट्स प्रोविजन। अब इस पे एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो भी इंपॉर्टेंट है। Provided that the act done was a probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement। अब ये कह रहा है कि हर एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा, उसी एक्ट के लिए लायबल होगा, उसी कॉन्सिक्वेंस के लिए लायबल होगा जो परिणाम स्वरूप सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में भी क्लैरिफिकेशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि ए जो कि अबेटर है वो चाहता था बी को कि डी को गाली दे के आ जाओ, ठीक है, टू अब्यूज डी। ए की इंटेंशन ये थी। ए बी को बोलता है जाओ डी को गाली दे के आ जाओ। अब बी जाता है, गाली तो देता ही है, साथ में चोरी भी कर लेता है, उसका जो वॉलेट है वो चोरी भी कर लेता है, थेफ्ट।
तो क्या गाली देना और गाली के प्रभाव में चोरी करना सेम ऑफेंस है? अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। ए बस चाहता था कि गाली दे के आओ, लेकिन बी ने चोरी भी कर लिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इंस्टिगेशन में उसने चोरी कर लिया, हम ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन ऐसी बिल्डअप हो गई थी कि उसके एक कॉन्सिक्वेंस के रूप में चोरी कर लिया गया। सो ऐसी परिस्थिति में बी थेफ्ट के लिए भी लायबल होगा, अब्यूज के लिए तो होगा ही होगा, थेफ्ट के लिए भी लायबल होगा, लेकिन ए सिर्फ अपने इस वाले अबेटमेंट के लिए लायबल होगा जो उसने गाली दिलवाई है बी को। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट्स प्रोविजन, इट्स प्रोवाइजो, इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू से कि एक अबेटर उसी ऑफेंस के लिए लायबल होगा जो कॉन्सिक्वेंस के रूप में कमिट हो गया हो, ना कि सारे ऑफेंसेस के लिए, ठीक है, जिसका कोई लेना देना भी नहीं था और उसमें भी बेचारे अबेटर को इंक्लूड कर लिया गया। मान लीजिए अबेटर ने बोला था कि जाओ उसको चाटा मार के आओ, अबेटर ने बी को बोला कि जाओ ई को चाटा मारो। अब बी जाता तो है, ई के साथ एफ जी और एच भी होते हैं, ठीक है, उनको गोली मार के आ जाता है, तो ये कोई सेंस बनाता है? तो अगर इसका जनरल प्रोविजन ये कह रहा है, इसका जनरल प्रोविजन ये कह रहा है कि अबेटर हर उस एक्ट के लिए लायबल होगा जो कॉन्सिक्वेंस के रूप में कमिट हुए हैं, जो पर्सन अबेटेड, जो पर्सन अबेट किया गया है उसके द्वारा। तो पर्सन जिसको अबेट किया गया है, अगर उसके सारे ऑफेंस को काउंट किया जाए, तब तो अबेटर ने जो नहीं भी सोचा था वो भी अबेटेड पर्सन करके आया है, तो क्या उसके लिए भी पनिशमेंट मिलेगी? तो द आंसर इज नो, उसके लिए नहीं मिलेगी। अबेटर ने सिर्फ चाटा मारने के लिए बोला था, तो चाटा मारने के लिए जो अबेट किया है उसने, उसके लिए पनिशमेंट होगी। वहीं पे बी जो एफ जी एच को गोली मार के आ गया है, वो उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं थे, तो इसलिए मर्डर के लिए अबेटर को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। दिस इज व्हाट इट्स प्रोवाइजो इज ट्राइंग टू से, ठीक है। बचाव, ये बचाव है। तो जनरली ये कह रहा है, जनरल रूल ये कह रहा है कि अबेटर लायबल होगा हर उस एक्ट के लिए जो कॉन्सिक्वेंस के रूप में अबेटेड पर्सन के द्वारा किया गया, लेकिन उसमें एक रिलेशन होना चाहिए। मान लीजिए वो रॉबरी करने जाता है, अब रॉबरी करते टाइम किसी को चोट भी लग जाती है, ठीक है, तो वो कॉन्सिक्वेंस था, रॉबरी का कॉन्सिक्वेंस था, तो उसके लिए जो चोट लगती है, जिसको हर्ट होता है, ग्रीवियस होता है, तो उन सब के लिए अबेटर लायबल होगा। लेकिन रॉबरी करने के लिए जब ए बी को बोलता है और बी एक बार रॉबरी कर लेता है ए के कहने पे, और उसके 2 साल बाद फिर रॉबरी करता है, तो ये उसका कॉन्सिक्वेंस तो नहीं हुआ, है ना, तो वो अलग एक्ट हो गया, तो उसके लिए इस वाले अबेटर को लायबल नहीं माना जाएगा। तो जनरल ये कह रहा है और इसका प्रोवाइजो, इसका एक्सेप्शन ये कह रहा है। जनरली ये और थोड़ा सा बचाव ये कि हर एक्ट, हमने जस्ट बिकॉज वी सेड कि अबेटर लायबल होगा अब अबेटेड पर्सन के हर एक्ट के, इसका ये मतलब नहीं कि इसका मिसयूज किया जाए। तो दिस इज व्हाट इट्स प्रोवाइजो इज ट्राइंग टू से। ओके, अब इलस्ट्रेशन से इसकी क्लैरिटी लेते हैं। ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। ए इंस्टिगेट करता है एक बच्चे को कि सब बच्चे को सी लेके लेते हैं, इंस्टिगेट करता है सी को जो कि एक बच्चा है कि जाओ जेड के फूड में पॉइजन मिला दो। इंस्टिगेट करता है सी को कि जाओ जेड के फूड में पॉइजन मिला दो, एंड गिव सेम पॉइजन फॉर दैट पर्पज, और उसी के लिए उसको पॉइजन भी दे देता है। किसको? उस बच्चे को। कौन देता है? ए देता है। ठीक है, द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। अब चाइल्ड ज़्यादा तो है, उसको उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, वो
वाई के फूड में पॉइजन डाल देता है, विच इज बाय साइड ऑफ जेड, जो कि जेड के साइड में होता है। हियर इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि अगर सी जो कि एक बच्चा है, ए के इन्फ्लुएंस में, ए के इंस्टिगेशन में, ए के द्वारा अबेट किए जाने पे अगर वो पॉइजन डालता है, एंड द एक्ट डन वाज अंडर द circumstances of probable consequence of the abatement, तो और परिणाम स्वरूप जो कॉन्सिक्वेंस है वह ये कि वाई की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ए इस चीज का बेनिफिट नहीं ले सकता कि मैंने तो वाई के लिए बोला ही नहीं था, मैं तो जेड को मारना चाहता था, वाई मर गया तो उसमें मेरी क्या गलती है, तो वो तो बच्चे की गलती है कि उसने किसी और को जहर दे दिया, तो उसका बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहते हैं ए इज लायबल इन द सेम मैनर, ए मान लिया जाएगा कि ए इज लायबल इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्शन एज इफ ही हैड इंस्टिगेटेड द चाइल्ड टू पुट द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। तो ये मान लिया जाएगा कि ए ये इंटेंशनली चाहता था कि सी वाई के फूड में ही पॉइजन डाले इंस्टेड ऑफ जेड, ठीक है, तभी इसका रिजल्ट आएगा। मारना इसे चाहता था लेकिन मर ये गया, तो इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता ए। ये मान लिया जाएगा कि ए वाई को ही मारना चाहता था, उसके अकॉर्डिंग इसको अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए या फिर अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए पनिशमेंट, या अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगा, जो कि सेम पनिशमेंट होगी। ओके इसमें बच्चे को नहीं, इसमें बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि लॉ ये अज्यूम करके चलता है कि जो बच्चा है या तो 7 साल से कम उम्र का बच्चा, या फिर ऐसा बच्चा जो 7 से बड़ा है और 12 साल से कम का है लेकिन इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, उनके द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होता, वो एक एक्ट होता है, क्योंकि उनको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इमैच्योर होते हैं मेंटली, तो वो ऑफेंस नहीं कर सकते। तो बच्चे को तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन जो ए ने किया है उसके लिए उसको अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए यहाँ पर लायबल वो हो जाएगा। नाउ सी इलस्ट्रेशन बी, ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड्स हाउस। ए बी को इंस्टिगेट करता है कि जाओ जेड का घर जला दो। बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड द सेम टाइम कमिट थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी देयर। तो जेड, यहाँ पर बी जेड का घर तो जलाता ही जलाता है लेकिन साथ में चोरी भी कर लेता है। ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस, यहाँ पर हालांकि ए जो है वो घर जलाने के लिए उसने उकसाया बी को, लेकिन वो चोरी जो बी ने किया है उसके लिए गिल्टी नहीं होगा, उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि चोरी करने के लिए उसने नहीं बोला था, उसने बोला था कि घर जलाने के लिए, और चोरी करना कॉन्सिक्वेंस नहीं है घर जलाने का। तो ऐसी परिस्थिति में ए को सिर्फ गिल्टी माना जाएगा फॉर अबेटिंग द बर्निंग ऑफ दैट हाउस। फॉर द थेफ्ट वॉज अ डिस्टिंक्ट एक्ट, और थेफ्ट जो है यहाँ पर वो अलग एक्ट है, एंड नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्निंग, और घर जलाने से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। So this was illustration B. Then we have illustration C. A instigates B and C to break into an inhabited house at midnight for the purpose of robbery. A जो है वो B और C को इंस्टिगेट करता है कि जाओ रॉबरी कमिट करके आओ, ठीक है। क्या बना दिया मैंने, ठीक है। सपोज इमेजिन ये घर है, इमेजिन ये घर है और ए कहता है बी और सी को कि जाओ उस घर में रॉबरी करके आओ, एंड प्रोवाइड देम विद आर्म फॉर दैट पर्पस, और इसी के लिए वो उनको आर्म भी प्रोवाइड कर देता है, यानी कि हथियार। मान लो ये प्रोवाइड कर दिया, ये प्रोवाइड कर दिया, ठीक है।
उसके बाद बी एंड सी ब्रेक इनटू द हाउस। बी और सी घर को गेट को तोड़ देते हैं, गेट को तोड़ दिया। एंड बीइंग रेसिस्टेड बाय जेड, यहीं पे जेड होता है अंदर, वन ऑफ द इनमेट्स मर्डर जेड, उन्हीं में से एक, बी या सी में से कोई एक जेड को मार देता है। Here, if that murder was the probable consequence of the abatement, क्योंकि यहाँ पर जो मर्डर है वो रॉबरी के ही कॉन्सिक्वेंस में आया था, रॉबरी के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में आया था, क्योंकि रॉबरी करने के लिए जेड वहाँ पे एक ऑब्स्टिकल बन रहा था, रोक रहा था उन्हें, तो जेड को मार के तब वो रॉबरी कर सकते थे, तो उन्होंने जेड को मार दिया। और क्योंकि इन्हें वेपन भी प्रोवाइड करवाए थे, क्योंकि पता था एक को कि अगर कोई आए तो किसी को मारने के लिए वेपन तुम्हें काम आएगा, तो यहाँ पर ए इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर प्रोवाइडेड पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। अब यहाँ पे भले ही बी एंड सी ने बी एंड सी के साथ एक ये इंटेंशन ना रही हो कि उस घर में फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, मान लो जेड है, जेड के बारे में ए को नहीं पता था, लेकिन ऐसे में अगर जेड मर भी जाता है तो ए लायबल होगा मर्डर के लिए, क्योंकि ए ने प्रोवाइड किया वेपन, ठीक है। ए ने वेपन प्रोवाइड किया। अब वेपन किस लिए प्रोवाइड किया कि कोई अगर ऑब्स्टिकल बनने की कोशिश करे तो उसको मार देना। तो भले ही जब वो मार रहे हो तो उन्होंने कम्युनिकेट ना किया हो ए को, ए के लिए, ए के पास, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ए को झेलना पड़ेगा। तो ए ने ही, ये मान लिया जाएगा कि ए भी इन्वॉल्व था और ए को उस मर्डर के अकॉर्डिंग ही उस मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगी। सो दिस वाज सेक्शन 51। ठीक है, अब इसको एक बार रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। ठीक है, let's read out section 51. Liability of abater when one act abated and different act done. When one act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it, provided that the act done was a probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement. Then we have illustration. What illustration A says: A instigates a child to put poison into the food of Z and gives him poison for that purpose. The child, in consequence of the instigation, by mistake puts the poison into the food of Y, which is by the side of which is by the side of that of Z. Here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act done was under the circumstances a probable consequence of the abatement, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y. Then we have illustration B. A instigates B to burn Z's house. B sets fire to the house and at the same time commits theft of property there. A, though guilty of abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning. Then we have illustration C. Instigates B and C to break into an inhabited house at midnight for the purpose of robbery and provided them with arms for that purpose. B and C break into the house and being resisted by Z, one of the inmates murder Z. Here, if that murder was a probable consequence of the abatement, A is liable to the punishment provided for murder. And with this we have successfully completed section number 51. And in case nahi samajh mein aaya ho, you can comment down and I will give my best to answer that question. ठीक है, दोनों की रिवीजन साथ में हो जाएगी।
सो इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।